Oh, my dear students, today we'll start. The new topic is called dynamics of circular motion. हमने जो लास्ट डे पढ़ा था, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने काइनेमेटिक्स के बारे में स्टडी करी, क्वेश्चन को भी बनाने की कोशिश किया और क्वेश्चन का एप्लीकेशन कैसे होते हैं, इन अपर हैंड साइड को हमने देखा था. तो आज हमारा कंप्लीट फोकस है डायनेमिक्स वाले पार्ट पे. थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे, रिलेटेड बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट जो हमने पढ़ा था एनएलएम में, उसके बारे में चर्चा करेंगे. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में. The meaning of dynamics दो वर्डों से मिलकर बना है. Kinematics means the application or movement of force without application of force. कहने का मतलब सर फिर से सुनेंगे. Kinematics का मतलब होता है movement of object without application of force. But जब dynamics की बात करते हैं वहां पे force क्या होता है? Predominant region में आता है. तो जब भी आप कहीं dynamics देखें तो आपको सबसे पहले एक टर्म याद होना चाहिए कि अब लगता है फोर्स का काम होने वाला है. मतलब कहने का यह है कि सर यहां पे फोर्स आ जाएगा लीडिंग रोल में. इससे पहले हमने फोर्स के बारे में बहुत कम चर्चा करी, सिंपल इक्वेशंस थे, एक्सेलरेशंस था, उस पर डिस्कस करी थी. तो जब भी हम किसी भी सर्कुलर मोशन में डायनेमिक्स की बात करते हैं तो सर उस पर्टिकुलर डायनेमिक्स में हमें उसका रिक्वायरमेंट्स होती है. जनरली अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो हमें दो तरीके के फोर्स पे भी क्या करना पड़ेगा, विशेष चर्चा करेंगे. एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. बाकी और सारे फोर्स आते हैं बट जो मेनली नीडेड होता है वो क्या होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दो तरीके के फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे. पर डायनेमिक्स इसको किस तरह रीअरेंज करता है, समझने की कोशिश करता है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है. तो हमारा फर्स्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स और ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब दोनों फोर्स में जानने के लिए जो सर्कुलर मोशन में इफेक्टिव होता है उसके काइनेमेटिक्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पैरामीटर कहना क्या चाहता है. अगर आप किसी भी सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, तो आपको लगेगा सर यस दिस इज द आइडियल एग्जांपल टू टेक. ये एक आसान एग्जांपल है जिसको आप आसानी से एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ सर ये सर्कुलर मोशन हो रहा है. इफ यू टेक एज ए वाई एक्सिस एंड दिस इज द ऑरिजिन, यू ऑल नो. अगर आप इसके वाले पार्ट को जो मान लेते हैं सर इसका रेडियस आर होगा, लेट अस एज्यूम ये पार्ट क्या है, इसका रेडियस आर होगा. ठीक है, अब ये आर रेडियस का है. किसी भी पार्टिकल में अगर हम मान लेते हैं ये पार्टिकल है, इसमें दो तरह के एक्सेलेरेशन लगते हैं जिस पर हम डिस्कस कर रहे थे. क्या करते हैं, अगर ये पार्टिकल होगा और इसका मास अगर आप m मान लेते हैं, इसमें दो तरह का एक्सेलेरेशन होता है. एक एक्सेलेरेशन आपको पता है जो कि टुवार्ड्स सेंटर लगता है, टुवार्ड्स सेंटर की ओर लगता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन. और जो दूसरा एक्सेलेरेशन होता है वो टुवार्ड्स लगता है टेंजेंट, दैट इज कॉल्ड क्या होता है वो नॉर्मल, या उसको टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बोलते हैं. ओके सर, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन में जब हमने लास्ट जो कंसेप्ट सीखा था उसमें एक रिजल्टेंट का कंसेप्ट भी आया था हमारे सामने कि सर इसका एक पर्टिकुलर कुछ ए नेट भी होता है, जिसको हम बोलते हैं नेट एक्सेलेरेशन, जो हमने लास्ट में सीखा था. दैट इज कॉल्ड ए नेट. अगर हम वेक्टर की बात करेंगे तो ए सेंट्रीपिटल प्लस ए टेंजेंशियल का सम होता है. ए सेंट्रीपिटल प्लस ए टेंजेंशियल का सम होता है. अब देखो सर इस इक्वेशन में अगर ए सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का सम है, दैट इज द नेट सम. वो क्या होता है, नेट सम. अगर किसी बॉडी पे यहां पर एज्यूम कर लिया गया, ध्यान से देखेंगे, अगर एज्यूम कर ले हमने क्या करी है, ए नेट का जो वैल्यू होता है उसको हमने यहां से ए ले लिया है. हम बोलते हैं ए नेट कुछ होगा, उसका ए हमने ले लिया है, करेक्ट है. उसका वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड टेकन एज ए. जस्ट एज ए रेफरेंस हम कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. अब देखो यहां से पता चला सेकेंड लॉ हमें ये बताती है किसी भी बॉडी पे अगर सेकेंड लॉ का इक्वेशन को हम लोग एम्फेसाइज करें, उसको फिर एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, तो फ्रॉम द कंसेप्ट्स ऑफ सेकेंड लॉ पता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी, अगर किसी बॉडी पे अगर वो फ्रेम इनर्शियल है, रिमाइंड दैट द पॉइंट,
फ्रेम क्या होना चाहिए, इनर्शियल। तो नेट फोर्स क्या होता है, m इंटू ए के बराबर में होता है। अगर इसका मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें, इसका अगर मैं वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें, m इंटू वेक्टर ए होता है। दिस वेक्टर ए रिप्रेजेंट्स नेट वेक्टर। नेट क्या होता है, नेट एक्सलेशन, हमने बोला ना, उसको हमने ए लेके चला। अगर ये ए के बराबर है, दैट इज कॉल्ड ए नेट। तो क्या यहां से इसको एक स्टेप हम फर्दर लिख सकते हैं? इफ यू गो वन स्टेप फर्दर तो क्या हो जाएगा सर, मास इनटू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सलेशन एंड एक्सलेशन ऑफ टेंजेंशियल। यू कैन राइट देयर, ऐसे लिख सकते हैं अपन, ठीक है। फिर अगर एक स्टेप और आगे जाते हैं तो हमें यहां मिलता है मास ऑफ ए सेंट्रीपिटल प्लस मास ऑफ ए टेंजेंशियल। मास ऑफ ए सेंट्रीपिटल इंटू मास ऑफ ए टेंजेंशियल, इसी में एक दो नया सा फॉर्म आता है जिसको हम ऊपर में लिखा था ना, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीपिटल के बारे में। तो यहां से इस फोर्स को लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल प्लस एफ टेंजेंशियल। दिस इज द टू फोर्स जो हमने अभी अभी देखा इसको। तो फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ सेंट्रीपिटल प्लस टेंजेंशियल। तो वैल्यू क्या हुआ यहां से, उस वैल्यू पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सर क्या था वो, एफ सेंट्रीपिटल, जो वैल्यू था हमारा एफ सेंट्रीपिटल का, दैट इज टेकन एज, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू मास ऑफ ए सेंट्रीपिटल। दिस एफ सी पी is called centripetal force. This FCP is called centripetal force, and ACP is called centripetal acceleration. वो क्या होता है बेटा हमारा, A centripetal is called centripetal acceleration। उसी तरह जो हमारा नेक्स्ट टर्म था F टेंजेंशियल। F टेंजेंशियल कितना है, मास इंटू A टेंजेंशियल, दैट इज द वेक्टर फॉर्म। Ft is called tangential force. Ft is called tangential force, जो हमको पहले से पता है। And this MAT, जो AT का पार्ट है, that is called tangential acceleration। वो क्या होता है हमारा, टेंजेंशियल एक्सलेशन। तो जो दो फोर्स हम पढ़ने वाले थे, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, इस दोनों के कोरिलेंट रिलेशन में किसी भी बॉडी पे अगर कोई नेट फोर्स लगता है, किसी बॉडी पे अगर कोई नेट फोर्स लगता है, तो उस कंटेक्स में एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू मास इनटू ए सेंट्रीपिटल, एंड सिमिलर फॉर एफ टेंजेंशियल इज इक्वल टू मास इनटू ए टेंजेंशियल होते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स। अगर हम छोटे से पॉइंट में आए तो सबसे पहले बेसिक्स इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जो इक्वेशन हमें मिला, दैट इज कॉल्ड एफ Cp is equal to mass into acceleration of Cp। इसका एक इंफॉर्मेशन हमको सबसे पहले गैदर करना पड़ता है, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। एफ सेंट्रीपिटल is always acts towards the center, always acts toward the center। जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स की बात होगी तो सर जिधर एक्सलेशन का डायरेक्शन होगा, कोई बोलेगा हाउ कैन वी डिसाइड किसी डायरेक्शन सेंटर की ओर होगा, तो देखना अगर हमने फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल की बात करी है, अगर एफ सीपी की बात यहां पे हो रही है, तो पता है मास ऑफ एक्सलेशन ऑफ सीपी होता है। और मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जो डायरेक्शन एक्सलेशन का होगा, तो फोर्स क्या करेगा, फोर्स विल फॉलो द डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन। अगर एक्सलेशन सेंटर की ओर लगता है तो सर इसमें लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, सेंटर की ओर लगेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट होते हैं जिस पर हम एम्फेसाइज करने वाले थे, सर सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन डायरेक्शन। किसका, जो डायरेक्शन चेंज होता है, हमने आपको बताया था, अगर आप ए सेंट्रीपिटल का इंफॉर्मेशन आपने देखा था, इसका सर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड
does not change. Magnitude does not change, but magnitude does not change, but their direction changes. But their direction changes. अब डायरेक्शन चेंज करता है, अब उस डायरेक्शन को चेंज करना है। जब डायरेक्शन चेंज होता है तो न्यूटन कहता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट तभी चेंज होगा जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। तो यहां से एक और पॉइंट बोल सकते हैं, जो पॉइंट कर हम लोग उसका समरी निकालना चाहते थे। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज द डायरेक्शन। एफसीपी आप बोल सकते हैं, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, F centripetal force is responsible for change in direction. Change in direction. जो आप डायरेक्शन का चेंज देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स में, जो भी डायरेक्शन का आप चेंज देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स में, वो सब सारा चीज क्या होता है, उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या होता है, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन। तो हमें इस दोनों पॉइंट से दो इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं। एंड लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट एफ टेंजेंशियल, जो हमने ऑलरेडी आपको बताया था, अपन डिस्कस करेंगे। दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स, दैट इज एफटी। एफटी इज इक्वल टू मास ऑफ एटी। दिस इज ऑल टेंजेंशियल फोर्स। इसको हम लिखना चाहे तो एटी यहां पे इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज द ऑल टेंजेंट, जो हमने डायरेक्शन बताया था, दिस इज द चेंज इन स्पीड हेयर। तो आपको यहां से एटी का वैल्यू निकालने में फायदा हो सकता है। एटी एक अल्फा आर तो होता ही है, एटी यहां से एक अल्फा आर होता है, जो हमको ऑलरेडी पहले से पता है। और मैं आपको एक बताया था, एटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, या वेलोसिटी का मॉड। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी। तो कौन सा है, v इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये क्या होता है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सर्कल। क्या होता है, वेलोसिटी, v रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी किसका, उस पार्टिकल का। तो ये हमारा टेंजेंशियल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारा उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए होता है, और ये वेरिएबल हो सकता है। एवरी पॉइंट्स दे विल वेरी, क्योंकि हमने बताया था टेंजेंशियल आता ही तब है जब वेलोसिटी का चेंज होता है, जब वेलोसिटी का चेंज होता है। अदरवाइज चेंज नहीं होगा। आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। दैट्स अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। साथ में क्या था हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड द सेकंड वन इज टेंजेंशियल फोर्स विथ अलोंगसाइड विथ टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। ओके, राइट इट डाउन। अब जो हमारा नेक्स्ट फोर्स होता है, जिसको हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपने सुना होगा ऑलरेडी। The third one is centrifugal force. Centrifugal force. हम लोग जनरली सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लिखना चाहते हैं फोर्स एफ सी एफ। थोड़ा सा लगता है सेंट्रीफ्यूगल है, बट चलेगा, करेक्ट है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। अब क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन ए पार्टिकल रेफरेंस फ्रेम में आता है। किसी भी पार्टिकल की बात करते हो, 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें, किसी भी फ्रेम की बात करेंगे, सब में क्या आता है, रेफरेंस फ्रेम में आता है। अब सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, आप अगर सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं इन द डिफरेंट कंटेक्स्ट ऑफ फ्रेम। अब पार्टिकल खुद ब खुद मूव कर रहा है, ध्यान से सुनेंगे। अगर पार्टिकल खुद ब खुद मूव कर रहा है, अगर हम उसको ऑब्जर्वर बनाना चाहते हैं, अगर हम पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में ऑब्जर्वर बनाना चाहते हैं, जहां से ऑब्जर्वर किसी भी पॉइंट को ऑब्जर्व कर सकता है, तो ये हमारा कोई ऑब्जर्वर है, दैट इज द ओ। यू कैन टेक एज ए रेफरेंस द रेडियस इज आर। ये सर्कुलर मोशन है, जो कि पर्टिकुलरली इस तरह का मोशन फॉरवर्ड किया जा रहा है कि ये पार्टिकल कुछ इस तरह का मोशन ऑब्जर्व कर रही है, ये पार्टिकल कुछ इस तरह का सर्कुलर मोशन ऑब्जर्व कर रही है। अब ओ इज द ऑरिजिन, दैट इज नॉट द पॉइंट। अब देखो वो दिया हुआ है, सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डिफरेंस क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रेफरेंस क्या होता है। अगर हम पार्टिकल को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लें, अगर हम क्या करें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लें इन पार्टिकल रेफरेंस, ध्यान रखेंगे दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डिफाइंड एज इन पार्टिकल रेफरेंस, जिसकी हम बात कर रहे थे, इसकी हम चर्चा भी कर रहे थे।
इन पार्टिकल रेफरेंस। अगर हम पार्टिकल को ही रेफरेंस मान लेते हैं, रेफरेंस, अब रेफरेंस का मतलब क्या होता है? अगर रेफरेंस फ्रेम की बात होती है, क्या सर कुछ और है क्या? तो रेफरेंस फ्रेम मान लो पहले। अगर आपको थोड़ा सा हम मैकेनिक्स याद दिलाना चाहते हैं कि सर फ्रेम क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम वो फ्रेम होता है या वो पोजीशन होता है, जनरली बात कर लेते हैं। रेफरेंस फ्रेम वो पोजीशन होता है जहां से कोई ऑब्जर्वर, जैसे सुनेंगे, जहां से, जैसे मान लो मेरे पास ये फोन है, लेट अस अज्यूम कि अगर इस पे मैं मोशन कर रहा हूं, इस पे मैं क्या कर रहा हूं, मोशन कर रहा हूं, मान लो इसको मैं घुमा रहा हूं लाइक दैट कंडीशन में, ठीक है। अगर मैं ऑब्जर्वर बाहर से, अगर मुझे कोई देख रहा होगा, अगर इस फोन को बाहर से मैं क्या करूंगा, रोटेट करता रहूंगा, तो कोई इसको देख रहा होगा, एज्यूम कर लो कि इसको कोई क्या कर रहा है, बाहर से देख रहा है, उसको क्या लगेगा कि सर का हैंड इस तरफ पर्टिकुलर रोशन में चल रहा है। लेकिन अगर जो पर्सन को मैं ऑब्जर्वर ही मान लो कि फोन ही ऑब्जर्वर है और फोन खुद घूम रहा है, क्योंकि हमने जो अभी पढ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एप्लीकेशन पार्ट था वो सेकेंड लॉ के वैलिड होने कारण आया था। वो क्या था हमारा, सेकेंड लॉ के वैलिड होने कारण आया था। अगर सेकेंड लॉ हमारा वैलिड है, अगर सेकेंड लॉ हमारा वैलिड है, तो सर ये पक्का कौन सा फ्रेम होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है वो फ्रेम जिसका या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, नहीं तो उसका ऑब्जर्वर क्या माना जाएगा, रेस्ट में माना जाएगा। अब सोचो, हमने क्या बोला कि इसको पार्टिकल फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, पार्टिकल फ्रेम बोलते हैं। सर पार्टिकल फ्रेम तो समझ में आ गया। अगर ये पार्टिकल का मास m है, अगर इस पार्टिकल का मास m है, तो हमने एक बात सुनाई थी आपको, अगर याद होगा, दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये पार्टिकल इधर जा रहा है, इसका मतलब इधर एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा तो इस डायरेक्शन में लगने वाला एक टेंजेंशियल फोर्स भी होगा, उसमें लगने वाला क्या होगा, एक टेंजेंशियल फोर्स भी होगा, दैट इज कॉल्ड मास इनटू ए टेंजेंशियल। ये सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है जो आपको ऑलरेडी पता है कि आप ऑब्जर्वेशन कैसे कर सकते हैं। वो क्या होगा, एफ टेंजेंशियल इज सिंपल वन मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखो, अब क्या होगा, वो मास इनटू ए टेंजेंशियल होगा। वेरी गुड सर, यहां तक तो बातें समझ में आ गई। तो हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं सूडो फोर्स पे। अगर आपको सूडो फोर्स थोड़ा सा आइडिया है तो आप ध्यान से देखेंगे। सूडो फोर्स जब हम पढ़ रहे थे तो सूडो फोर्स तभी लगता है जब ऑब्जर्वर क्या करता है, मूव करता है। यस सर, तो हमको पता है मूविंग ऑब्जर्वर की बात होने वाली थी हमारे सामने। सर किसकी बात होने वाली थी, मूविंग ऑब्जर्वर, OBS रिप्रेजेंट ऑब्जर्वर। जब ऑब्जर्वर मूव करता है तो सर सेकंड लॉ वैलिड नहीं होता है। सेकंड लॉ क्या होता है, वैलिड नहीं होता है। उसको वैलिड बनाने के लिए हमको एक नया सा फॉर्म पढ़ना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। उसको हम बोलते हैं जिस भी ऑब्जेक्ट पे लगेगा उसका मास कंसीडर करते हैं, और जो फ्रेम या ऑब्जर्वर मूव करता है उसका एक्सीलरेशन कंसीडर करते हैं। तो m a नॉट बताता है। दैट इज द सिंपलिस्टिक एप्लीकेशन ऑफ सूडो फोर्स। ये कहानी कब आया था, जब हमने पढ़ा था सर सूडो फोर्स का एप्लीकेशन क्या होता है, ऑब्जर्वर जब मूव करती है। सूडो का मतलब पता है झूठा फोर्स, या बोल सकते हैं सब कुछ, इसका हम लोग नहीं कर सकते। अब सोचो, इसने क्या बोला कि पार्टिकल एज ए रेफरेंस ले लो। क्या बोला, जब पार्टिकल एज ए रेफरेंस होगा तो सर ये पार्टिकल चलने लगेगा। ये क्या करेगा पार्टिकल, अगर पार्टिकल को हमने रेफरेंस लिया है तो हमने यहां लिखा कि ये पार्टिकल टेकिंग पार्टिकल एज ए रेफरेंस, टेकिंग पार्टिकल एज ए रेफरेंस। ओके, जब भी हम किसी चीज को रेफरेंस लेते हैं, जब भी हम किसी को रेफरेंस लेते हैं, इसका मतलब पक्का ऑब्जर्वर होने वाला है। मतलब किसी के रेफरेंस के रिस्पेक्ट में या किसी अदर पर्सन रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल अब हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जर्वर। ये क्या हो गया बेटा, ऑब्जर्वर। अब देखो, इसके रेफरेंस में ये क्या बन गया, ऑब्जर्वर। अगर जब भी हमने किसी चीज को क्या बोला कि आपसे हम किसी रेफरेंस को डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। तो अब हमें समझ में आया, जब भी कोई ऑब्जर्वर होता है तो उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेस्ट में लेके जाते हैं। क्या बोलते हैं, दिस टर्म मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज गोज देयर रेस्ट। सर वंडरफुल, रेस्ट है। तो अगर ये पार्टिकल इधर उधर मोशन ना करेगी तो एप्लीकेशन ऑफ सूडो फोर्स, एक सेंट्रीपिटल इधर लगता है, आप सबको पता होगा, ध्यान से सुनेंगे। एक सेंट्रीपिटल फोर्स FCP इधर लगता है,
एक सेंट्रीपिटल फोर्स एफसीपी इधर लगता है, मैं इस पॉइंट को यहां ड्रॉ कर देता हूं, एक एफसीपी सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगता है, तो हमको बताया गया था सूडो फोर्स में उस पर्टिकुलर फोर्स का अपोजिट फोर्स लगाते हैं। तो सर इधर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक नया फोर्स लगेगा, जो नया सूडो फोर्स के नाम से जाना जाएगा, दैट इज कॉल्ड एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और मैग्नीट्यूड वाइड दोनों इक्वल होता है, क्योंकि F इजकल टू एम ए यहां भी वैलिड है, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो F इजकल टू एम ही आता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, तो ये हमारा एक नया सा फोर्स लगा, दैट इज कॉल्ड FCF। FCF इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसका जो वैल्यू होता है F, अगर इसका मैं मास मान लूं तो F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू मास, और इधर में लगने वाला एक्सेलरेशन कितना था, AC या ACP लिख सकते हैं उसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मास ऑफ कितना हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर मास ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो आपको जो नया सा फोर्स दिखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FCF माइनस ऑफ MACP इज द न्यू डायमेंशनल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये डायमेंशन हमने कहां से इंस्पायर किया, उसको एज्यूमिनेशन कहां से लाया, रिक्वायरमेंट्स कहां कहां से सब्ट्रैक्ट करने पड़े, वो बातें हमें कहां से पता चलेगी। जो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से पहले जो टॉपिक पढ़ी थी, फ्रिक्शंस के साथ जो सूडो फोर्स आया था, उसमें हमने एप्लीकेशन कर रहे थे कि सूडो फोर्स लिखने का सिंपल तरीका, जिस बॉडी पे लग रहा है उसका मास लेने का, और जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन ले लो। अब देखो इस बॉडी पे लग रहा है उसका मैंने मास ले लिया, एक्सेलरेशन लेके कौन जा रहा है, इधर लेके कौन जा रहा है, सेंट्रीपिटल, इसको एफ सेंट्रीपिटल कर लो। थोड़ा सा डाटा की बात करते हैं। सर अगर एफ सेंट्रीपिटल की वैल्यू आपको पता है, अगर मैग्नीट्यूड बाय बात करेंगे तो वो हो जाता है, थोड़ा मॉड लिख लो, mv²/r, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल। या इसको लोग बोलते हैं एक और लैंग्वेज में, अगर आप इसको चाहो v=r की चर्चा कर लो तो ये हो जाएगा। तो जो मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स का होगा, सेम मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होगा। तो आप लिख सकते हैं एफ सेंट्रीफ्यूगल, CF लिख लो इसको आप, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, mv²/r या m⍵²r। जस्ट डिफरेंस इतना ही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोथ आर अपोजिट इन नेचर। तो आप यहां से देख सकते हैं, लिख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FCP एंड FCF are opposite in direction, are opposite in direction, opposite in direction, but their magnitude are same, वो तो कोई चेंज ही नहीं, but their magnitude MAGNITUD, their magnitude are same। कहने का मतलब ये है कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर नथिंग डिफरेंट। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो सूडो वर्जन है ना, मतलब झूठा वाला वर्जन, जो कि उस पर्टिकुलर पार्टिकल को रेस्ट में रखने के लिए हमने लिखा ना, उस पार्टिकल को रेस्ट में रखने के लिए इसने क्या बोला, नेट फोर्स 0 कर दो। इसका एक और कंट्रास्ट मैं आपको बता देता हूं, तो आपको साथ ध्यान रहेगा, इधर देख लेंगे। हमने क्या बोला, कोई पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या होता है, किसी पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या होता है कि सर इस पे लगना नेट फोर्स 0 हो जाए। तो क्या लिखोगे यहां से, सर एफ सेंट्रीपिटल प्लस एफ सेंट्रीफ्यूगल इक्वल टू 0। आपको यहां से भी ये कंडीशन समझ में आ रहा है, आप जिस सेंट्रीपिटल की बात कर रहे थे माइनस ऑफ FCF दिया हुआ वही है ना। देखो तो क्या डिस्कस किया हमने, किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, यू कैन टेक इन दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, वो तो हमारे रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि मैं कौन सा रेफरेंस लेता हूं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओनली डिफाइंड व्हेन पार्टिकल्स इज मूविंग। अगर हम उस पार्टिकल को क्या करना चाहते हैं, रेस्ट में लाना चाहते हैं, रेफरेंस में रखना चाहते हैं, या ऑब्जर्वर बनाना चाहते हैं, तो वहां पर एक फोर्स आता है। मतलब चलता फिरता पार्टिकल में जब फ्रेम ऑब्जर्वर बन जाए नॉन इनर्शियल, अगर इसको हम शॉर्ट वर्जन लिखा जाए तो मैं लिख सकता हूं नॉन इनर्शियल फ्रेम, याद आया, नॉन इनर्शियल फ्रेम NIF। NIF का मतलब क्या हो सकता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो तो क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर NIO। वो क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर NIO। करेक्ट है, आप इसको यहां से भी समझ सकते हैं। तो दिस इज द फोर्स
और डायनेमिक्स एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जो डायनेमिक्स का पार्ट फर्स्ट था सर, सेंट्रीपिटल के बारे में क्या आइडिया था, सेंट्रीफ्यूगल के बारे में क्या आइडिया था, एंड रिमेंट अबाउट द एफ टेंजेंशियल। कोई बोलेगा सर इसमें थोड़ा सा और एडअप कर सकते हैं, इसको मैं समराइज करूं कि तीनों फोर्स का एप्लीकेशन क्या होगा आगे हम देखेंगे। तो कोई बोलेगा सर दिस एफ सेंट्रीपिटल सेंट्री टेंजेंशियल लिग्नेटेड एट, कितना लिख सकते हैं, एफ टेंजेंशियल। कोई बोलेगा ऐसे भी लिख सकता है, यस जरूर लिख सकते हैं आप, डीवी बाई डी टी। कभी कभी स्टेटमेंट आपको ऐसा नोट लिख देते, तो नोटबुक में या किताब में आपको दिखेगा, आप वहां से डरेंगे नहीं कि कैसा हो गया। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एम डीवी बाई डी टी, सिंपल एज ए मैग्नीट्यूड इफ यू वांट, करेक्ट ना। ये क्या होता है, एज ए मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं ऐसे भी। तो दिस इज अबाउट द फोर्स ऑफ डायनेमिक्स, जो हम सर्कुलर मोशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स का स्टडी करते हैं, रिजिलियसली पढ़ते हैं, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। और ये पॉइंट्स हमको मिलता है कहाँ से, दिस पॉइंट्स दैट्स कम सूडो इज गेट फ्रॉम द द टॉपिक्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जहां हम डिफरेंट फ्रेम की बात करते हैं। सूडो का क्या एप्लीकेशन होता है, ऑब्जर्व फ्रेम लेने का मतलब क्या होता है सर, टेकिंग रेफरेंस, रेफरेंस मींस ऑब्जर्वर, आप याद रखेंगे दिस ओ रिप्रेजेंट्स ऑब्जर्वर। जब भी हम लोग कहीं पे किसी चीज का रेफरेंस काउंट करेंगे, इसका मतलब हम क्या बताना चाहते हैं, ऑब्जर्वर। ओके, नोट कर लीजिए। इसी का जो एप्लीकेशन वर्जन होता है, अगर हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, बस दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट वन। ये पार्ट जो हमने सॉल्व करी अभी, उसका एप्लीकेशन है। ए स्टोन ऑफ मास 2 kg, कोई स्टोन मतलब पत्थर है, गिवन डाटा। इफ यू अंडरस्टैंड यू कैन ट्राई वंस, स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करेंगे। उसका स्टोन का मास दिया हुआ है 2 kg, वेरी गुड, एंड रिवॉल्व इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। उसका रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर, एक सर्किल में घूम रहा हो, किस सर्किल में घूम रहा है। अगर इसके पॉइंट को हम लोग मान लें ये O है और ये पार्टिकल घूम रहा है, लेट अस एज्यूम ये मास m घूम रहा है, और ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, करेक्ट ना। ये तो आपने धागा देखा होगा, स्टोन से रोटेट करते हैं हम लोग, ठीक ना, इसमें घुमा हुआ ये, दिस इज रोटेटिंग हियर, ये चल रही है लाइक दैट। अब जहां भी स्ट्रिंग होता है वहां तो टेंशन आता ही है। अब देखो तुमको पता चलेगा ये रोटेट कर रहा है, कुछ इस तरह जा रहा होगा, क्योंकि अभी तो पता है तेरे को वेलोसिटी दिया है 4 मीटर पर सेकंड से, ये भाई साहब 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। कितना जा रहा है वो, 4 मीटर पर सेकंड से। ये इसका रेडियस है, ये क्या इसका रेडियस है। अब लॉजिक ऑफ द एंड ये होता है कि अगर हम क्या क्या निकालना चाहे, टेंशन का क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, नेट रिक्वायरमेंट्स क्या होता है। अब देखो सर, इस पर्टिकुलर सर्कल में 2 चीजें अवेलेबल है हमारे लिए। तो जो इस पर्टिकुलर टेंशन को रोक रहा होगा, जो उस टेंशन का करेगा वो रोक रहा होगा, वो टेंशन का जो सदर पॉइंट है वही तो रेफरेंस है। तो क्या बोला था, अगर इसको रेफरेंस लेते हैं, टेकिंग पार्टिकल एज ए रेफरेंस, कैसे कहा था, टेकिंग पार्टिकल एज रेफरेंस। आज जब पार्टिकल रेफरेंस लेते हैं तो हमको मानना पड़ता है ऑब्जर्वर भी वही होगा, ऑब्जर्वर भी क्या होगा, वही होगा। सर ऑब्जर्वर मूविंग है क्या, यस, ये मूविंग ऑब्जर्वर हो गया। कंसेप्ट अब थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड मूविंग ऑब्जर्वर। जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा होता है तो हमको याद आता है सर सेंट्रीपिटल की कहानी जो हमने यहां सीखा था। अब देखो फ्रॉम द सिंपल कंसेप्ट, अगर सर्कुलर मोशन चल रहा है लाइक दैट कंडीशन, तो उस पर एक टेंशन ऊपर लगेगा, दैट इज सिंपल वन। एक टेंशन क्या लगेगा, ऊपर लगेगा। और अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट आपको पता है वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होता है, v क्या है हमारा, कांस्टेंट ही मान लेते हैं, क्योंकि v कितना दिया हमारा 4 मीटर पर सेकेंड, v दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, ये सर चेंज नहीं कर रहा है। तो पहली कहानी याद क्या है अपने को, ए टेंजेंशियल क्या होता है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी d बाई डी टी ऑफ 4 इज 0। तो कहने का मतलब क्या है सर, ए टेंजेंशियल तो 0 आया, तो व्हाट अबाउट ए रेडियल, यस सर, ए रेडियल या सेंट्रीपिटल की बात हो रही थी। ए सेंट्रीपिटल क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, ये तो अभी भी 0 होने वाला नहीं है, तो पता है, तो आप यहां से निकाल लो वी स्क्वायर बाय आर। अब सोचो सर, ए सेंट्रीपिटल वी स्क्वायर बाय कितना, 16/2, 8, करेक्ट है या 8 दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड 8, इसको यहां लिख लेते हैं 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या बोला, टेंशन कितना होगा,
तो सोचो अगर हम रेफरेंस की बात करते थे तो अभी हमको पता चला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो उसके अपोजिट में लगता है, डेट इज कॉल्ड एफ सेंट्रीफ्यूगल। जस्ट मान लो अगर टेंशन ऊपर है तो उस बॉडी को रेस्ट में रखना है। क्या होता है, जब भी हम ऑब्जर्वर मानते हैं तो पार्टिकल इज एट रेस्ट बोला जाता है। रेस्ट मींस क्या होगा, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, पार्टिकल इज इन क्या होगा, इक्विलिब्रियम। यस सर, जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो हमको पता है किसी भी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। आप उसको टेंशन मान लो, तो टेंशन माइनस एफ सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू एफ सेंट्रीफ्यूगल। तो डायरेक्शन आपको पता है, हमने अपोजिट लिया। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल, कंसेप्ट कहता है मास उस ऑब्जेक्ट का लेने का और एक्सेशन किसका ले लो, सेंट्रीपिटल का। मॉड में मास कितने बेटा, मास इज 2 दैट इज 8। इसका मतलब होगा सर उस पर्टिकुलर रील्ड पे, उस वाले पार्ट पे एक्चुअली जो टेंशन लग रहा होगा, जो टेंशन हमको लग रहा होगा वो कितना हो जाएगा, 16 न्यूटन टेंशन हमको वहां पे फील होगा। दैट इज, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। जब हम मूविंग पार्टिकल को रेफरेंस में काउंट करते हैं, जब क्या करते हैं, रेफरेंस में काउंट करते हैं, तो मुझे इस तरह की बातें को एप्लीकेटर लाना पड़ता है। ठीक है, दैट द सॉल्यूशन यू कैन सी। अब देखिए इसी क्वेश्चन को, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते क्वेश्चन में क्या क्या सॉल्यूशन दिया है। सॉल्यूशन बनाने से पहले चाहे तो ट्राई कर सकते हैं आप। क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम ओमेगा। मतलब क्या बोल रहे हैं, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के भाई साहब यहाँ फंसा हुआ है और रफ सरफेस, इसका कुछ म्यू दिया हुआ है 0.1। मिनिमम ओमेगा, सो ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, ये सिंबल होता है, आपको कभी कंफ्यूजन ना हो उसके लिए। इनर वॉल मास ऑफ द ब्लॉक, यस सर, जो गिवन डाटा है मास ऑफ द ब्लॉक इज गिवन एज 10 kg। ये क्या कर रहा है, इस तरह रोटेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर हम इस वाल को देखें तो हमको लग रहा है क्या सर, ये पर्टिकुलर मास यहां रखा हुआ है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ध्यान से देखेंगे इसको, ये क्या कर रहा है, इसके अबाउट एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। एंड रेडियस इज ऑल्सो गिवन, रेडियस इज एंड आर इज 1 मीटर, करेक्ट ना, रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है हमारा इस क्वेश्चन में। रेडियस क्या है, 1 मीटर। मतलब इस सर्किल में ब्लॉक यहां आता है, फिर यहां से यहां पे आता है। ये क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इसको हम हाइपोथेटिकल डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके का सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक तरीके का सर्कुलर मोशन कर रहा है ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट। इसका हमने डायग्राम बनाया। लॉजिक है कि मिनिमम ओमेगा बताओ कि ये गिर ना जाए नीचे, तो इस जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट में पड़ा है तो हमको वही बात फिर से समझ में आएगा जो हमने वहां कोशिश करी थी। जब पार्टिकल मूव करता है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मोशन, करेक्ट ना। जब पार्टिकल मूव करता है तो इस पार्टिकल्स के जेन्युइन रीजन दो चीज हो सकते हैं, दैट इज वेरी जेन्युइन रीजन। कि सर पहला रीजन कि इसमें तो फ्रिक्शन रोक के रखा है, तो फर्स्ट कांटेक्ट होता है दैट इज द नॉर्मल फोर्स। तो क्या होता है, नॉर्मल फोर्स। तो आप इसका एफबीडी बनाएंगे तो ध्यान से देखेंगे इस बॉडी पे एक इधर नॉर्मल लग रही है, क्योंकि एफबीडी का रूल ही कहता है, अगर आप इसको हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहे इस ऑब्जेक्ट का, ये इसका कॉन्टेक्ट सरफेस है, दिस इज द मास m। तो जहां पे कॉन्टेक्ट सरफेस होता है, दिस सरफेस इज नॉट स्मूथ, नहीं, यहां पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है। तो इस पर्टिकुलर सरफेस पे एक नॉर्मल लग रहा है आगे, यस सर। अगर ये सर्कुलर मोशन करेगी तो इधर एक सेंट्रीपिटल लग रहा होगा, लेकिन इसने क्या बोला है, रिमेन्स स्टेशनरी। कहने का मतलब रेस्ट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। कहने का मतलब क्या है, रेस्ट। तो सर ये चलता फिरता पार्टिकल है, क्या ये मूविंग पार्टिकल है। जब ये चलता फिरता पार्टिकल होगा तो सर चलते फिरते पार्टिकल में हम कौन सा फोर्स लगाते हैं, सूडो वर्जन ऑफ सर्कुलर फोर्स। कौन सा था वो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बताया था, जब चलता फिरता पार्टिकल होता है तो ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं एफ सेंट्रीफ्यूगल, जिसकी वैल्यू तो सबको पता है। एफ सेंट्रीफ्यूगल का वैल्यू सिंपल होता है, मैग्नीट्यूड तो वही होता है, मैग्नीट्यूड तो वही होता है। तो इस बॉडी पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, कीपिंग दिस पार्टिकल एट रेस्ट, दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर उसका मैग्नीट्यूड में बात करोगे तो वो आ जाता है m ओमेगा स्क्वायर आर,
क्योंकि एम भी स्क्वायर बाय आर में भी का तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे है नहीं, भी हमने ऑलरेडी वहां पे यूज कर लिया है, तो यहाँ पे ओमेगा कॉन्टेक्स्ट। तो ये फोर्स इसको अवे फ्रॉम द बॉडी लग रही है, तो क्या इस पर्टिकुलर बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एफ सेंट्रीफ्यूगल। तो हम लोग एफबीडी में आ जाए। यस सर, एफबीडी में क्या कहता है, अब हमने क्या करी, न्यूटन्स के सेकंड लॉ को वैलिड करवा लिया। यहाँ पे क्या बोला था, जब तक तुम सूडो फोर्स लगा नहीं देते तो तब तक सेकंड लॉ वैलिड नहीं होगा। इसने क्या बोला, चलो सर ये एफ सेंट्रीफ्यूगल था, इसको सी एफ बोलते हैं, एफ सी एफ। इसका वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड बाय काउंट करोगे तो होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब बेसिक सी बात है सर, ये भी तो होगा, इस ब्लॉक के पास कुछ तो मास होगा तो वो mg नीचे लगेगा, और जब भी वो नीचे आना चाहेगा तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा, डन वेट इट। क्योंकि फ्रिक्शन इसके अपोजिट में लगता है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू आपको पता है म्यू इंटू एन होता है। सबको पता है बेसिक कंसेप्ट से, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है। अगर ये बॉडी स्टेशनरी है, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, कंसेप्ट हमें ये कहता है इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर इस बॉडी को आप इक्विलिब्रियम में मानते हैं तो इस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स मस्ट भी जीरो होना चाहिए। जरूर है सर, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है फोर्स इन हॉरिजॉन्टल इन डायरेक्शन, कहने का मतलब है समेशन ऑफ फोर्स इन हॉरिजॉन्टल इज जीरो एंड समेशन ऑफ फोर्स इन वर्टिकल इज आल्सो जीरो। तो जब जीरो होगा तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो फर्स्ट कंसर्ट यहां से आता है नॉर्मल माइनस एम ओमेगा स्क्वायर्ड आर मस्ट बी जीरो। तो आपको यहां से पहले रिजल्ट मिलते हैं नॉर्मल इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। हम वैल्यू को बाद में देखेंगे, लास्ट पे पुट कर लेंगे। एंड सेकंड था वर्टिकल्स के बारे में आया था। सर वर्टिकल फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम जी। दिस इज इक्वेशन सेकंड, आप इसको मान लें क्या इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हमारा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से जो रिलेशंस आए थे, नॉर्मल इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी। गॉट इट। सर एक रिलेशन तो और पता है, फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, दिस इज सेकेंड। तो फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन। अगर आप इस एन को यहां पुट कर देंगे तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर। आप इसको फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, अब तो सिंपल हो गया बेटा। क्या होगा, म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एम इंटू जी। क्या कर सकते हैं अपन, एम से एम को कैंसिल कर दो, क्या निकालना अपने को, ओमेगा स्क्वायर ना, हाँ, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा जी बाय म्यू आर। तो जी बाय म्यू आर है, दैट इज द कंसर्ट रूट अंडर जी बाय म्यू आर। अब वैल्यू को पुट करते लास्टली, दैट इज सिम्पथमेटिक सॉल्यूशन, करेक्ट ना। जब आप जी के वैल्यू को पुट करेंगे, जी 10 यू कैन टेक 10, 10 डिवाइडेड बाय आर इज ऑल्सो 1 एंड म्यू इज ऑल्सो 0.1, करेक्ट ना। ये एक्चुअली रूट में कितना हो जाता है, 100। आपको यहां से ओमेगा मिल गया 10 रेडियन पर सेकेंड। इफ यू गिव 10 रेडियन पर सेकेंड टू द सिलिंड्रिकल सेक्शन, अगर आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को 10 रेडियन पर सेकेंड देंगे तो ये पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। दिस इज द हाइजेनिक एप्लीकेशन। जो भी सारे एप्लीकेशन हमने सीखे हैं ना, सारे एप्लीकेशन का निचोड़ आता है इधर को। फर्स्ट निचोड़ बताऊं क्या, दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो हमने अभी पहले पढ़ा था, सेंट्रीफ्यूगल कैसे निकालते हैं। किसी को रेस्ट में कहने का मतलब क्या होता है, अगर चलते हुए पार्टिकल को रेस्ट में बनाना हो, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, चलते हुए पार्टिकल को अगर रेस्ट में लाना हो तो ये कंसेप्ट क्यों अप्लाई करते हैं। फिर हमारा आया फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कॉन्सेप्ट में कौन सा फोर्स किधर लगता है, नॉर्मल किधर है, उसका एग्जैक्ट एक्सोजरेशन हमने करी। फिर सेकंड पॉइंट था कि सर अगर एफ इक्वल टू म्यू एन होता है फ्रॉम द कंसेप्ट्स ऑफ फ्रिक्शन तो ये अनबैलेंस्ड पॉइंट होगा। तो न्यूटन ने बताया सर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई बॉडी या तो मोशन बाय रेस्ट में होना चाहता है या भी रेस्ट में है, तो उसमें क्या होता है, लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। आइदर ऑफ द डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इन एक्स वाई जेड, किसी भी रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में क्या होता है, वो जीरो होता है। जब वो जीरो होगा तो हमने क्या है सर, हॉरिजॉन्टल जीरो। इट मींस द डायरेक्शन अलोंग दिस नॉर्मल एंड दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
must be zero. The equation comes from there, and the second along the verticals, friction force and gravitational force, this must be zero. And thereafter you saw the solution of that part. The equation फर्स्ट एंड सेकंड हमने वहां से दोनों को मैनिपुलेट किया अच्छे से, और वहां से हमने क्या मिला, एक डाटा मिल गया. हमने इसको जनरल वैल्यू तक छोड़ दिया था. दिस इज नॉट ए प्रोग्रामेटिकल वैल्यू, हमने तो डाटा को सिर्फ सॉल्व किया है, बट दिस इज द जनरल एक्सप्लेनेशन. आप इस तरह के क्वेश्चन को यूटिलाइज कर सकते हैं. ओके, दिस इज द गुड क्वेश्चन आस्क इन आल्सो इन नीट वन टाइम्स. आई फॉरगॉट द ईयर, बट किसी टाइम इसने नीट में पूछा था इस क्वेश्चन को, ये दिया हुआ था ये वाला पार्ट. आप यहां से चाहे तो भी निकाल सकते, वी स्क्वायर बाई आर, यू कैन सॉल्व द वैल्यू. यहां से वेलोसिटी आपको आ जाएगी, इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए. दिस इज द इक्वेशन जो हमारे साथ आया था. ठीक है, यू कैन राइट इट डाउन. अब देखिए, डायनेमिक्स पढ़ने के बाद हमको बेसिक्स एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड होते हैं कि उसका एप्लीकेशंस क्या होता है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स आते हैं. अगर आप डिफरेंट पॉइंट की बात करें तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन की बात हम करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो बोलोगे सर कैसा एप्लीकेशन हो सकता है. जेन्युइन सा सिंपल सा एप्लीकेशन होता है. आप रोड पे गाड़ी चलाते हैं, उसी की बात हो रही है. गाड़ी चलाना कोई अच्छी बात तो है नहीं, फिर भी अगर एज्यूम करें हम सिंपल सा लॉजिक कि कोई व्हीकल है, ये कार मान लेते हैं, कोई गाड़ी है अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक. अब वो सर्कुलर ट्रैक है कैसा, जैसे आप अगर किसी चौराहा की बात करेंगे, जैसे आपको मैं थोड़ा डायग्राम बना के बताता हूं, फिर अपन आगे चलेंगे. ठीक है, ये देखो यहां पे एक चौराहा है, आप यहां से आते वन वे ऐसे निकल जाता है, इस तरह का पाथ होता है, आप सबने देखा होगा, करेक्ट ना. दिस इज द फोर्ट. ये कुछ सेंटर पॉइंट होते हैं, यहाँ पे कुछ लगा होता है. लेट अस अज्यूम की शिवाजी महाराज की मूर्ति लगी है इधर को. तो कोई व्हीकल इधर से आता है, अगर उसको उधर जाना हो तो क्या करता है, वो इस तरह का पाथ फॉलो करता है, करेक्ट ना. अगर किसी को उधर जाना तो क्या करता है, वो इस तरह का पाथ फॉलो करता है. दिस इज द सर्कुलर पार्ट जो आपने जनरली अपनी लाइफ में देखा होगा. ये हमारा मोशंस होता है. मान लो कोई व्हीकल है, लेट अस अज्यूम ये कोई टू व्हीलर है, ये चल रही थी रोड पे, करेक्ट ना. रोड पे चल रही थी, इसको यहां से यहां टर्न करके जाना है. तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे तो सर्किल तो हॉरिजॉन्टल ही है ना, वो क्या कर रहा है, इसे यहां जाके टर्न ले रहा है. तो उसमें क्या क्या से एप्लीकेशंस है, आपने बहुत सुना होगा सर टर्निंग पे एक्सीडेंट हो जाता है जनरली. तो एक लिमिटेशन फिक्स होती है कि इस टर्निंग पे आप पर्टिकुलर वेलोसिटी को इतना ज्यादा चलाएंगे आपका एक्सीडेंट होने का चांस है. उस चीज को हम लोग स्टडी करेंगे कि किसी भी सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक की जब बात होगी, किसी भी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक की बात होगी, तो हमको पता करना पड़ेगा कि सर कितना मैक्सिमम वेलोसिटी हम चला सकते हैं. कितना चला सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम वेलोसिटी चला सकते हैं. उसके लिए दो रीजन होता है. सर सरफेस तो ऑलरेडी क्या होता है, रफ होता है. अब देखो उसकी बात करें, गाड़ी चल किधर रही है, आप डायग्राम देखना पहले, हम बाद में एबीडी बनाएंगे. अब मान लो गाड़ी इधर जा रही है और ये गाड़ी इस पर्टिकुलर ट्रैक पे आ गई है, यहां पे आ गई है. हमको पता है कि अगर अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अर्थ सरफेस के कॉन्टेक्स्ट में, तो अर्थ क्या होता है, अगर हम अर्थ के डायग्राम को देखें तो कुछ ऐसा होता है. अर्थ करेक्ट है. जो भी ऑब्जेक्ट यहां पे रहेगा सबका मास इनटू एक्सीलरेशन टुवर्ड द सेंटर लगेगा और नॉर्मल ऊपर लगेगा. ध्यान से देखेंगे, मास इनटू एक्सीलरेशन क्या होगा, m इंटू जी नीचे होगा और नॉर्मल ऊपर लगेगा. अगर गाड़ी इधर जा रही है तो पता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन इस पर्टिकुलर वाले पार्ट पे F इधर लग जाएगा. अब फ्रिक्शन है कितना, तो ऑलमोस्ट अब टाइडिंग सिचुएशन देखेंगे तो वी कैन टेक एज FS. FS इज कॉल्ड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. FS क्या होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. ओ सर, अगर FS हमारा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है तो हम लोग कहां से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अगर सर्कुलर मोशन की बात होगी तो मूव कराएगा ऑब्जेक्ट को. अब सोचो, ये तो एक ऑर्डिनरी सिचुएशन था. ये क्या था, एक ऑर्डिनरी सिचुएशन था. अगर हम इसको कॉन्टेक्स्ट करना चाहे दो मैनर में, इसको हम क्या करना चाहे, ओरिजिनल डायग्राम में ड्रॉ करना चाहे, तो ध्यान से देखेंगे हो क्या रहा था. हुआ यूं क्या कि एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक था, इसको मैं एक जनरल जो स्टैंडर्ड डायग्राम उसके अकॉर्डिंग कोशिश करने का, ये हमारा एक सर्कुलर ट्रैक है. जो व्हीकल है यहां पे वो घूम रही है. लेट अस अज्यूम कि कोई ये व्हीकल है, ठीक है, ये कोई व्हीकल है यहां पे घूम रही है. दिस पॉइंट्स रिप्रेजेंट सेंटर, और जिस पर्टिकुलर सर्कल आर्क में, जिस सर्कुलर आर्क में वो घूम रही है उसको हम काउंट कर लेते हैं, दिस इज द रेडियस.
दिस इज द आर्क ऑफ द रेडियस। आप चाहे तो इसका क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक मास m। तो पहली बात होती है कि सर अगर मास m होगा तो हमने क्या बताया था, अभी जस्ट हमने सिखाया था एप्लीकेशन में, ये मूविंग ऑब्जेक्ट, ये क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमको कंटेक्स्ट किस में लाना है, इसको टेकन टू बी रेस्ट करना है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या कहता है या फोर्स क्या कहता है कि सारा कुछ इधर लगेगा। तो सबसे पहले फंडामेंटल तो सोच लो, क्या बोलता है, सर ये कांटेक्ट में है, यस सर, तो mg लगा दो। तो जब जिसके साथ कांटेक्ट में ऊपर भी है तो सर नॉर्मल लगा दो, इसका क्या नॉर्मल में ऊपर लगा दो। अब लेकिन बात यह है कि सर ये चल कैसे रही है, क्या वो ओमेगा के साथ पैरेलली चल रही है या वेलोसिटी को कॉन्टेक्स्ट कर रही है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ये 3D डायग्राम का 2D रिप्रेजेंटेशन है, तो आप ये मत सोचेंगे गाड़ी ऐसे चल रही है। दिस इज दी 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D डायग्राम। एक्चुअली क्या होता है, रोड पे चलता रहता है स्ट्रेट, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो ये कर्व पाथ होता, ये क्या होता है कर्व पाथ, अगर इस पे आती गाड़ी चलते 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 क्या करता है, वो रोटेट कर जाता। अगर इस पर्टिकुलर कर्व पाथ पे चल रही है, इस कर्व पाथ पे चल रही है, तो हमको लगेगा यूं चल के निकल रहा है जेट। तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट के इंस्टेंट पर, उसी इंस्टेंट में हमने क्या करी, इसका बेडी बना लिया। अब सोचो सर ये अगर उसको अपोज करता हुआ दिखाई देगा तो फ्रिक्शन ऑलवेज इस जाते हुए फोर्स के अपोजिट में लगता है। क्यों, दिस फोर्स रिप्रेजेंट्स, जब भी आपको ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाना होगा, आपको हमने भी बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम का इंसान होता है। कौन होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम का इंसान होता है, जिसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमको तो पता है सर सेंट्रीपिटल के बराबर ही होता है, अगर कुछ वेलोसिटी भी होगी तो। और दूसरा कहानी पता है, ये m ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है। क्या होता है वो, m ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है। ओके सर ये बातें तो समझ में आ गई सर, सेंट्रीपिटल भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, बट लॉजिक ऑफ द एंड है कि हम लोग कंक्लूजन करेंगे कहां से। सर इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितनी वेलोसिटी चाहिए, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, और बॉडी को रेस्ट में भी रहना है। अगर बॉडी को रेस्ट में रहना है तो सबसे फर्स्ट कंडीशन होता है, अगर आप बॉडी को रेस्ट में रखना चाहते हैं, इफ बॉडी इज इन रेस्ट, इफ बॉडी इज इन रेस्ट, रेस्ट का मतलब इससे कांस्टेंट वेलोसिटी हो, नहीं तो नेट फोर्स हो, दो ही काम हो सकता है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब क्या होगा, नेट फोर्स जीरो। तो अल्टीमेटली बात यही थी सर, इस बॉडी पर भी लगने वाला सारे के सारे फोर्स क्या होंगे, जीरो होंगे। तो सबसे पहले शुरू हम वहीं से करते हैं जिसकी बात हमने सबसे पहले करी थी। अब वर्टिकल फोर्स को भी जीरो कर सकते हैं एंड आप हॉरिजॉन्टल फोर्स को भी जीरो कर सकते हैं। वर्टिकल फोर्स की बात आती है तो सिंपल सा एनालॉजी होता है, सर नॉर्मल ऊपर है तो आप डायरेक्शन को जो लेना चाहे ले सकते हैं। नॉर्मल माइनस एम जी इजकल टू जीरो होता है, आप यहां से नॉर्मल इजकल टू एम जी, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, आप इसको देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में। लेटर ऑफ द हाफ, जब हम हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल में क्या है सर, समेशन ऑफ ऑल फोर्स हॉरिजॉन्टली इजकल टू जीरो। तो इस बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है, एक तो भाई साहब ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बॉडी को दूर लेके जा रहा है, तो आप पे डिपेंड करता है, आप किसी एक को ले सकते हैं, यू कैन टेक लैंग्वेज व्हाट यू वांट। इसको क्या कर सकते हैं, किसी को पॉजिटिव ले सकते हैं। हमने क्या करा, हमने चलो फ्रिक्शन को ही पॉजिटिव ले लेते हैं, एफ एस माइनस एफ सेंट्रीफ्यूगल इजकल टू जीरो, यू नो द वैल्यूज, चलो लिख लेते। तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ सेंट्रीफ्यूगल का मैग्नीट्यूड। सर वैल्यू कितना है, देखो तो सही, उसका वैल्यू हो जाता है एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब सोचो हमारे पास दो दो इक्वेशन आ गए, हमारे पास कितने आ गए, दो दो इक्वेशन आ गए। अब हम दो दो इक्वेशन को किस तरह कोरिलेट करें, किस तरह इसको रीअरेंज करें, वो हमारे लिए चिंता की बात। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, और एक बात आपको और पता है, वी नो डैट, हमको एक बात और क्या पता है कि जब भी हम फ्रिक्शन की बात करेंगे, वी नो डैट कि ये जो फ्रिक्शन स्टैटिक है वो ऑलवेज म्यू इनटू एन होता है। यू कैन टेक इट वैल्यू, आपको यहां दिया नहीं है, बट यू कैन टेक दिस सरफेस इज रफ, दैट मींस द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम, द रोड एंड द कार और व्हीकल्स इज टेकन एज म्यू। ये तो रीजनेबल होता है, म्यू इनटू एन होता है। आपको यहां से फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी दिया होता है, आप यहां से म्यू इनटू एन लिख सकते हैं। तो क्या आप यहां से फर्स्ट एनालॉजी बोल देंगे, एफ एस इज इक्वल टू म्यू, और एन का वैल्यू कितना है, एम जी। एफ एस कितना है, वो म्यू एम जी के बराबर में है।
तो यहां से हमको इसको मान लेते इक्वेशन थर्ड। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन का जो इंपॉर्टेंस था, जो फर्स्ट इक्वेशन की रिक्वायरमेंट्स थी कि हाँ फर्स्ट इक्वेशन से हम कुछ करेंगे, उसको हमने पहले ही क्या करा, पहले ही नजर में हटा दिया। अब सोचो सर सेकंड इक्वेशन को देखने में फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। यस सर, सेकंड इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट से F स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू दो रिलेशन है, mv स्क्वायर बाय आर, दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, एंड सेकंड यू कैन टेक ओमेगा के फॉर्म में आएगा तो उसको हम देखेंगे ओमेगा स्क्वायर। बट हमें यहाँ पे क्या बोला है सर, सर्कुलर ट्रैक पे जा रहे थे, हमने क्या किया, सर्कुलर ट्रैक पे गए तो हमको वेलोसिटी सबसे पहले रिक्वायर्ड थी। क्या रिक्वायर्ड थी? वेलोसिटी रिक्वायर्ड थी। जिस वेलोसिटी के कॉन्टेक्स्ट में जान सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे चला जाता है, कितना जाता है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे चला जाता है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो सकती है, कितना हो सकता है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो सकती है। अब सोचो अगर हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे चलने की बात होने लगी, सर हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, इस पे गाड़ी चल रही है, तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज द सेफ्टी? मतलब आपका एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तो ये लॉजिक है, इफ दिस फ्रिक्शन इज टेकन एज सफिशिएंट फ्रिक्शन, अगर इस फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक को आप एज्यूम करके चलते हैं, ये म्यू स्टैटिक है जो कि उस पर्टिकुलर सरफेस का दिया होता है, म्यू स्टैटिक इनटू mg है, म्यू mg है, देन क्या बोलोगे, कंपेयर कर लो, म्यू mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। म्यू mg क्या होगा, mv स्क्वायर आर हो जाएगा। देन दिस वैल्यू v, याद रखेंगे, देन दिस वैल्यू v बिकम्स v मैक्सिमम, आप उससे फास्ट नहीं चला सकते, देन वैल्यू बिकम्स v मैक्सिमम। जो v मैक्सिमम हो जाएगा वो क्या होगा, म्यू जी इज इक्वल टू v मैक्सिमम का स्क्वायर बाय आर। तो आप यहां से देख सकते हैं, तो क्या होगा, v मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी। तो आप बस यहां तक हो गई तो बात आप सिंपल है आपके लिए। दो मैक्सिमम वेलोसिटी यू कैन राइट रूट अंडर म्यू आर जी। अगर आप उस हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे, अगर इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क दिया हुआ है, हमने आर छोटा लिया था ना, यू कैन टेक इट स्मॉल आर, करेक्ट है, आप उसको इंटरचेंज कर लेंगे, उसमें कुछ नया नहीं है, दैट इज म्यू आर जी, करेक्ट है। अगर हमको आर दिया रहेगा, छोटा जी पता रहेगा, आप उससे अधिक वेलोसिटी जब भी चलाएंगे, यू आर नॉट सेफ। मैक्सिमम वेलोसिटी इसको बोलते हैं सेफ वेलोसिटी। फॉर सेफ टर्निंग, इन दिस केस फॉर सेफ टर्निंग यू हैव टू गो थ्रू दिस वेलोसिटी। जो हमारा फर्स्ट केस था जिसपे हम स्टडी कर रहे थे, व्हीकल्स गो इन हॉरिजॉन्टल ट्रैक, अगर कोई गाड़ी हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे जाने वाली है तो उस गाड़ी वाले को ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कभी भी इस गाड़ी की जो वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी को मैं म्यू आर जी से बड़ा नहीं करूंगा। अगर उसने इस वेलोसिटी से बड़ा करा तो वो गाड़ी सेफ टर्निंग नहीं होगी, वो सेफ एक्सेशन नहीं होगा। आप इस चीज को पर्सनली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब आप रोड पे जाते हैं हाईवे पे, तो हाईवे पे आपको लिखा हुआ दिखता है कि लिमिटेशन दिस वन, आपने ऑब्जर्व करी होगी। जैसे कोई शार्प पेज आ गया, अगर आप जैसे पुणे और लोनावाला हाईवे, करेक्ट ना, उस हाईवे पे आप कभी कोई क्रॉस करते होंगे तो लगता होगा क्या नहीं यार, बॉम्बे जाते रहते टाइम लगता है कि हाँ यहाँ से थोड़ा शार्प पेज है। तो जहां भी शार्प पेज होता है तो आपने ऑब्जर्व करेंगे, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो शायद आप करके देखना, शायद तुम्हें पता चल जाए कि सर क्या क्या होता है। हर एक शार्प एज पे एक लिखा होता है कि स्पीड लिमिटेड। स्पीड लिमिटेड क्यों लिखा होता है, दैट्स द रीजन। अगर आप उस पर्टिकुलर एरिया के कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से पता करो, इतना बहुत दूर की बात है, आप अगर फ्रिक्शन ढूंढ पाओ, उसका रेडियस ऑफ कर्व निकाल पाओ, अगर सर्च करेंगे दैट इज द वैल्यू। वो क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ये लिखते हैं, बोलते हैं कि इस हाईवे पे मैक्सिमम इतना चलाना है, इससे आगे नहीं चलाना है। दे नो दिस कल्टीवेशन। तो जो हमने सबसे पहले पढ़ी एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज द फर्स्ट पार्ट इज दिस वन। ओके, यू कैन राइट इट डाउन द मैक्सिमम वेलोसिटी टू आस्क। और आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी 2 से 3 मार्क्स का डेरिवेशन आता है। अगर आप देखेंगे इसको तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 से 3 मार्क्स का डेरिवेशन आ जाएगा, डिराइव दिस एक्सप्रेशन। हाँ, थोड़ा सा लैंग्वेज की कमी है, आप लैंग्वेज को ऐड कर लेंगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश अब तो आता ही आपको, आगे देख के इसमें ऐड करके आप इस लैंग्वेज को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा सेकंड एप्लीकेशन होगा, जो हम एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे थे, उसका सेकंड एप्लीकेशन थोड़ा देख के अलबेला सा लग रहा है, करेक्ट ना, क्या अनजाना सा लग रहा है सर, मौत का कुआं ये क्या चीज है। वेल ऑफ डेथ और वॉल ऑफ डेथ, मतलब दीवालों वाला मौत और कुआं वाला मौत। जैसे हम लोग जाते हैं तो हमारे इधर सर्कस होता था, उसमें देखा होगा आपने। तो ये कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है
तो मान लो जो बंदा चलाता है तो थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस चाहिए ना कि भाई साहब कैसे चलाएं, कितना चलाया जाए। तो मौत का कुआं होता कैसे है, अगर आप इसको एनालाइज करना चाहे तो मैं बताया डायग्राम को, कुछ इस तरीके का होता है। मौत का कुआं कुछ इस सिलेंड्रिकल तरीके का बना होता है। आप देखोगे तो इसके इनसाइड में यूं 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 चलता रहता है। वो क्या करता है, यहां से इंटर करता है, यहां को निकलता है। सर इस मौत के कुएं में, या क्या बोलते हैं डेथ ऑफ वॉल या वॉल ऑफ डेथ, इस वाले पार्ट में हमको क्या क्या एनालाइज करना है। हम एक रफ स्केच बनाने की कोशिश करते हैं कि उस रफ स्केच से अपने को आइडिया लग जाए कि सर कुआं दिखता कैसा है। तो चलो हम लोग कुआं बनाने की कोशिश करते हैं। ये कुआं नहीं, सिलिंड्रिकल कुआं है, इसी तरह चलता रहता है। और ये होता है कि सर इसके अबाउट, ये जो फिक्सिंग पॉइंट है इसके अबाउट हमने आपको इलस्ट्रेशन पहले करवाया था, सिंपल इसी का मिलता जुलता था। हमने वही बोल दिया था कि इसको आप चाहो तो v इक्वल टू आर ओमेगा से मैक्सिमा या मिनिमा से कंसर्ट कर सकते हो। हुआ क्या सर, यहाँ पे कोई बंदा है, हम उसको ब्लॉक मान लेते हैं क्योंकि बंदा यही घूम रहा होता है, यहीं पे ये करते यहाँ पे वो घूम रहा होता है। अब ये क्या करता है, सर्कुलर मोशन ऑब्जर्व करवाता है। जब भी वो इस पर्टिकुलर पेरिफेरी पे, कोई इस पर्टिकुलर पेरिफेरी पे मूव करेगा तो हमको सबसे पहले हमारी नजर में पहला क्वेश्चन आता है, क्या ये मूविंग ऑब्जेक्ट है क्या। लेट अस अज्यूम एम, ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग ऑब्जर्वर मान सकते हैं। मूविंग ऑब्जर्वर, जब भी हमारे मन में ख्याल आता है मूविंग ऑब्जर्वर का, किसे ख्याल आता है, मूविंग ऑब्जर्वर का। जब ऑब्जर्वर मूव करने लगे तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, टेक इट एज ए रेफरेंस। तो ये हमारा हो जाता है रेफरेंस। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, रेफरेंस हो जाएगा। रेफरेंस मींस रेस्ट। जब ये इसके साथ रोटेट करता है, इसके साथ क्या करता है, रोटेट करता है, तो हम इसको हाइपोथेटिकल एनालिसिस से मान लेते हैं ये ओमेगा चल रहा है। क्यों, इसका रोटेट करना, जो ऑब्जर्वर बाहर से देख रहा होता है, जो इसको दर्शक होता है, वो क्या लगता है, अगर इसका कुछ रेडियस मान लेते हैं, यहां से यहां तक आर दिया हुआ है, इसका रेडियस क्या मान लेते हैं, आर दिया होता है, तो ये एक्चुअली सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। ध्यान से देखेंगे ये क्या करता है, इस तरह का एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, उसका रेडियस आर होता है। जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उसका एनालिटिकल डायग्राम क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, दिस इज द कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑफ सर्कुलर मोशन। ये पार्टिकल यहां पे होता है अबाउट दिस, इफ यू टेक इट एज ए डिस्प्लेसमेंट। हमने पहले बताया था कि जब भी ऑब्जेक्ट मूव करने लगे तो सूडो फोर्स का जो सर्कुलर वर्जन होता है, कौन होता है, सूडो फोर्स का जो सर्कुलर वर्जन होता है उसका नाम होता है कि अगर नीचे एफ सेंट्रीपिटल लग रहा होगा तो उसके अपोजिट में एक फोर्स लगता है जिसका नाम होता है एफ सेंट्रीफ्यूगल, इफ इट इज ए मॉड्यूलस ऑफ एम। ये बात हमने कंसीडर करी। और दूसरा क्या हो सकता है, ये उस पर्टिकुलर प्लेन पे चल रहा है तो जिसका वैल्यू हमने आपको पहले बताया, एफ सेंट्रीफ्यूगल का वैल्यू आप आराम से मान सकते हैं जी वेलोसिटी बाय आर, और यू कैन टेक इट ओमेगा के फॉर्म में लिखेंगे, अगर रिक्वायर्ड होगा तो एम ओमेगा स्क्वायर आर। लेकिन अभी ये सर हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर इस तरह चल रहा है, लाइक दैट। आप देखेंगे उसको स्पाइरल टाइप का चलता है, यूं यूं चलता है। हम किसी एक पाथ को ऑब्जर्व करने के लिए उस बॉडी का पर्टिकुलर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे उसका, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। जब उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हमें उस पर्टिकुलर ब्लॉक के बारे में जानना पड़ेगा। यस सर, ये ब्लॉक यहाँ के कांटेक्ट में है और हमको रेफरेंस से मिला है, दिस शुड बी इन रेस्ट। ये जो कहानी हम स्टेट कर रहे हैं, ये कहानी किसके लिए होगा सर, रेस्ट में। रेस्ट इनरिच करने का मतलब होता है उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होता है, सिंपल से स्टोरी। अब देखो एफबीडी से मैंने सबसे पहले एक कांटेक्ट फोर्स, एक नॉर्मल इधर लग गया, ड्यू टू कॉन्टेक्ट फोर्स इसने क्या करी, एक अपस्टेट्स ऑफ फोर्स लग रहे थे। क्या लग रहे थे, अपस्टेट्स ऑफ फोर्स। तो हमको यहां से एक एफ सेंट्रीफ्यूगल लगा एट इज ऑफ केस ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसका वैल्यू हमको पता है एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, या उसको हम लोग एम ओमेगा स्क्वायर आर बोलते हैं। और लॉजिक सी बात है सर, ये सरफेस क्या है, म्यू एस इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो यहां भी एक सरफेस स्मूथ नहीं वो रफ है, इट इज कॉल्ड म्यू एस। सेकंड डायग्राम होता है फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन, mg नीचे लगेगा, ये ऑब्जेक्ट ऐसे चलते चलते ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे आना चाहेगा, तो कांटेक्ट होने के कारण एक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगता है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। वो क्या होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ओके सर, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसके इक्विलिब्रियम की बात करें, अब देखो जब भी बोला गया सर ये रेस्ट में होगा तो दिस पार्टिकल सिस्टम शुड बी इन रेस्ट,
तो रेस्ट का दो मीनिंग होता है, या तो वो फर्स्ट मीनिंग हम यहां से निकाल सकते हैं, या तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए जिससे एक्सलेशन जीरो हो जाए। अगर एक्सलेशन जीरो होगा, अगर हमारा एक्सलेशन जीरो होगा तो उसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, अपने आप जीरो हो जाएगा। तो यहां से हमने कॉन्टेक्स्ट निकाला, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर आप मान के चलते हैं कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाला सारा का सारा फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तो फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट वी गेट द वर्टिकल फोर्स जीरो एंड द अदर कॉन्टेक्स्ट द हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी जीरो। चलो तो वर्टिकल फोर्स की बात करते हैं, सिंपल सा एनालॉजी। क्या वर्टिकल फोर्स, एफ एस माइनस एम जी, एफ एस माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, एफ एस इज इक्वल टू एम जी, जो हमने बहुत सारे क्वेश्चन में पहले भी करा है। एफ एस माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, एफ एस क्या होता है, एम जी के बराबर होता है, न्यू सर। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, आप इसको अभी मान सकते हैं, सिंपल एफ मान लो, एस बाद में बात करेंगे। फ्रिक्शन फोर्स एफ माइनस एम जी के बराबर होता है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो क्या होगा सर, नॉर्मल माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमको एक इक्वेशन आता है, नॉर्मल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन सेकेंड। अब देखेंगे जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आया उसके कंटेक्स्ट में ध्यान रखेंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से ये कंसेप्ट हमने निकाला, एफ इज इक्वल टू एम जी, एंड सेकेंड कंसेप्ट से आया नॉर्मल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हम क्या क्या यहां से सब ड्राइव करना चाहते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट होता है सर फ्रिक्शन फोर्स, अगर ये सही सलामत मूव करना चाहता है, अगर ये सही सलामत मूव करता जाता है, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन आपको पता है, इसलिए द मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जहां पे कॉन्सेप्ट आपको पता होता है वो होता है म्यू एस इंटू एन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस शुड बी एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑर्डिनरी फ्रिक्शन। क्या होगा वो, ऑलवेज ग्रेटर देन किसका होगा, ऑर्डिनरी फ्रिक्शन। सर अगर ऑर्डिनरी फ्रिक्शन उससे बड़ा हो जाता, अगर मान लो मैंने इसको रिवर्स मेथड में लिख दिया, क्या बोला सर, ये म्यू एस है, दिस फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन जीरो। जो भी होता है ये क्या होता है, ऑर्डिनरी फ्रिक्शन से कम होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन तो और कम रिक्वायरमेंट है, वो फ्रिक्शन क्या है, एम जी के बराबर है। तो फॉर द सेफ कंसर्न ऑफ द पॉइंट, अगर हम चाहते हैं सेफ फीलिंग हो इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, जितना भी फ्रिक्शन ये क्रिएट करेगा, जितना भी फ्रिक्शन क्या करेगा, क्रिएट करेगा, उससे तो कम ही होगा। ठीक है, ये जितना फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, तो हमारा कहना है कि सर जो वैल्यू हमारा एक्चुअली दिस शुड बी मच बी लेस देन एफ, ये किसकी कहानी है, मैक्सिमम फ्रिक्शन की। अब सर मैक्सिमम फ्रिक्शन को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, तो वैल्यू गेट इन शॉर्ट। तो यहां से हमने क्या करा है, जो एफ का वैल्यू mg निकाला है, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ mg इज मस्ट बी लेस देन, जो या इक्वल टू बोल सकते हैं म्यू एस इनटू एन। दोनों हो सकता है, या तो उसके बराबर हो, इसका मतलब होता है या तो उससे छोटा होगा, या तो क्या होगा, उससे छोटा हो सकता है, और नहीं तो उसके बराबर होगा, उसके इक्वल। ये कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखेंगे। जो mg का वैल्यू है या तो इस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा होना चाहिए, अगर वो छोटा नहीं रहता क्या करेगा, वो स्लाइड कर जाएगा और गिर जाएगा। तो फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको कॉमन सेंस यहां से मिलता है, फॉर द सेफ पॉइंट ऑफ व्यू mg इज लेस देन म्यू एन। ओके, जब mg सर लेस देन म्यू एन है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को सॉल्व करते हो अच्छे से। mg लेस देन एंड इक्वल टू n का वैल्यू हमने सॉल्व करके रखा है, यस, म्यू एस m v स्क्वायर बाय r। यू कैन टर्मिनेट द वैल्यूज, आप क्या करेंगे, यहां से टर्मिनेट कर सकते हैं। तो आपको यहां समझ में आएगा सर g लेस देन इक्वल टू म्यू एस वी स्क्वायर बाय आर, इसको बोलते हैं बाय रिवर्स रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम। जहां हम लोग इनइक्वालिटी को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, वी स्क्वायर, इसको रिवर्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी स्क्वायर बाय आर इंटू म्यू एस must be greater than or equal to g, v square by r into mu s must be greater than or equal to g। तो v square by r, इसको हम सीधे सॉल्व लिख लो, डायरेक्टली लिख सकते हैं, v square is greater than is equal to g r by mu, v square is greater than is equal to g r by mu। तो थोड़ा सा इसको एक लाइन और आगे बढ़ा लेते हैं,
द वैल्यू v स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन आर जी बाई म्यू। तो म्यू कौन सा है? म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो v मस्ट बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू आर जी बाई म्यू एस। दैट इज द एक्सप्रेशन। अगर वो बंदा सही सलामत मौत के कुआं में गाड़ी चलाना चाहता है तो ये जो वैल्यू इससे हमेशा बड़ा रखना पड़ेगा। अगर उसने इससे कम वेलोसिटी रखी तो क्या करेगा? उस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टली फ्लाइंग पे वर्टिकली डाउनवर्ड गिर जाएगा और ये जो एक्सपीरियंस करता है, जो तुम लोग करतब देखते हो, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दिस इज द इनइक्वालिटी मीनिंग। इस इनइक्वालिटी का मीनिंग होता है द मिनिमम वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी फॉर परफॉर्मिंग इन द मौत का कुआं। तुम लोगों ने देखा इसको, अगर कोई बंदा मौत का कुआं परफॉर्म करता है किसी पर्टिकुलर व्हीकल्स के साथ पर्टिकुलर सरफेस में, उसको ये मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है। तो दिस इज द डेरिवेशन। जो आपने देखा कि जो मौत के कुआं में डेथ ऑफ वाल हो या वॉल ऑफ डेथ हो, ये तो होता है वेल मतलब कुआं वाला, ये होता है रोड पे। कभी कोई आप देखेंगे चाइना ग्रेट वॉल पे, वहां भी एक तरह का स्लाइडिंग सिस्टम वाल है। जैसे किसी को आपको नालंदा जाने का मौका मिलेगा, नालंदा में एक जगह है जहां पे इस तरह का वॉल है, लाइक दैट हॉरिजॉन्टल। जैसे आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल, थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं साइक्लिक पाथ, साइक्लिक वॉल। वहां पर भी इस तरह का मोशन हुआ करता था। तो ये चीज आपको कहां ऑब्जर्व करेगा? तो ये एक तो डेरिवेशन होता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, सिंपल सिंपल डेरिवेशन आते हैं। और आप सीईटी की बात करें या फिर छोटे छोटे कंपटीशन एग्जाम की बात करें, वहां पे आपको इस पे क्वेश्चन दिख जाएंगे। सिंपल, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू क्रॉस ए डेथ बॉल? दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द गिवन वैल्यू। डायरेक्टली पुट कर लो, नहीं तो सीधे आ जाते हैं। होता क्या है, आपको डायरेक्टली यही पूछ लेंगे, ये वैल्यू ऐसा दिया है, ये वैल्यू ऐसा दिया है, आप सॉल्व करके बताओ मेरे को क्या आने वाला है। तो सॉल्व करने के बाद हमें एक आइडिया मिलता है कि सर मिनिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम इससे आगे जो लेना ले लो। हाँ, मैक्सिमम जहां तक लिमिट होती है। कोई क्वेश्चन पूछ लेगा सर मैक्सिमम अपन क्यों नहीं लिख सकते वहां पे, क्योंकि मैक्सिमम कुछ नहीं आया क्या? नहीं। कोई बोलेगा सर इनफाइनाइट, इफ यू आर फिजिबल टू कंट्रीब्यूट द वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट वेलोसिटी यू कैन टेक इट, बट दिस इज मैनुअली नॉट पॉसिबल कि कोई बंदा इनफाइनाइट के स्पीड से जाएगा, करेक्ट ना? ऐसा नहीं पॉसिबल, कोई बंदा बोलेगा मैं इनफाइनाइट से जा रहा हूं। तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो हमसे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है कि अगर अपन सही सलामत इस मौत के कुआं में गाड़ी को चलाना चाहते हैं, अगर आप इस मौत के कुआं में सही सलामत गाड़ी चलाना चाहते हैं, आपको दिस मच ऑफ वेलोसिटी मिनिमम रिक्वायर्ड होगा। अगर इससे ऊपर आप हैं तो आप सेफ हैं। हाँ, ऊपर में भी डिफरेंट इफेक्ट हो सकते हैं कि हाँ उस पाथ को डेविएट कर गया तो, बट दिस इज द आइडियल सिनेरियो। सो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशंस आ सकते हैं यहाँ से, डायरेक्टली डेरिवेशन पूछेंगे, दिस इज द फॉर्म ऑफ डेरिवेशन। साइक्लिक पाथ में डेरिवेशन क्या होता है? स्मॉलेस्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, सर इस पे वैल्यू कितना होगा। ओके, सो दैट्स फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ सेकंड पार्ट। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के एप्लीकेशन साथ हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक्स एप्लीकेशन को आगे बढ़ाएंगे और इस पे कुछ ना कुछ इलस्ट्रेशन करके देखेंगे कि इलस्ट्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।